हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल जीएसटी कार्ड। आज स्टार्ट करने जा रहे हैं हम अपना न्यू चैप्टर टाइम ऑफ सप्लाई। कौन सा चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं? टाइम ऑफ सप्लाई, जिसे हम शॉर्टली बोलते हैं TOS। क्या बोलते हैं? टॉस। इसे हम शॉर्टली बोलते हैं टॉस। ओके, तो इस चैप्टर में हम देखेंगे कि सप्लाई का टाइम क्या है। सप्लाई कौन कर रहा है? सप्लायर कर रहा है। किसको कर रहा है? रिसिपिएंट को कर रहा है। तो उस सप्लायर ने जो रिसिपिएंट को सप्लाई की है, तो उसका एग्जैक्टली टाइम क्या है वो हम इस चैप्टर में डिटरमाइन करेंगे। फिक्स करेंगे उस डेट को, फिक्स करेंगे उस टाइम को जिस दिन सप्लाई क्या हो गई? हो चुकी है। सप्लाई क्या हो गई? हो चुकी है। ओके, देन स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर टाइम ऑफ सप्लाई। ओके, आ जाते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं टाइम ऑफ सप्लाई। टाइम ऑफ सप्लाई का रीड करने का ऑब्जेक्ट क्या है? टाइम ऑफ सप्लाई का गुड्स एंड सर्विस टैक्स में रीड करने का ऑब्जेक्ट क्या है? मेरे से ये क्वेश्चन सबसे पहले बच्चे ने पूछा कि मैम टाइम ऑफ सप्लाई हम पढ़ क्यों रहे हैं। ओके, तो सबसे पहले इसका ऑब्जेक्ट ये है कि जब भी हम किसी इनवॉइस को बनाते हैं, क्या बनाते हैं? इनवॉइस बनाते हैं। मान लीजिए ये इनवॉइस है। ओके, तो यहाँ पर ये आ जाता है पार्टिकुलर। क्या आता है? पार्टिकुलर आ जाता है यहाँ पर, और यहाँ पे आ जाती है डेट। यहाँ आता है अमाउंट, और सबसे ऊपर आ जाती है डेट। ये जो कॉलम होता है डेट का, और यहाँ आती है वैल्यू। हमने इसके लिए अपने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था वैल्यू ऑफ सप्लाई में, कि उस गुड्स की और सर्विस की वैल्यू क्या है, और उसके ऊपर हम जीएसटी चार्ज कर देंगे। देन यहाँ आ जाता है सबसे नीचे प्लेस। देन ये अब अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे प्लेस ऑफ सप्लाई के चैप्टर में, कि यहाँ पर ये प्लेस है। इन अकॉर्डेंस विद प्लेस हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि हम सीजीएसटी चार्ज करेंगे या एसजीएसटी चार्ज करेंगे या आईजीएसटी चार्ज करेंगे। इधर टू चार्ज सीजीएसटी एंड एसजीएसटी और आईजीएसटी इन अकॉर्डेंस विद प्लेस हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि हमें सीजीएसटी चार्ज करना है या एसजीएसटी, सीजीएसटी या एसजीएसटी या आईजीएसटी चार्ज करना है। ओके, देन हम देखते हैं यहाँ पर दो चीजें हमको समझ में आ गई। वैल्यू ऑफ सप्लाई से हमने अपनी वैल्यू निकाल ली है। देन प्लेस से हमने ये डिटरमाइन कर लिया है कि सीजीएसटी लगेगा या एसजीएसटी लगेगा या आईजीएसटी चार्ज होगा। ओके, अब बात आती है ये डेट की। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि डेट क्या होगी, उस इनवॉइस की डेट क्या होगी। तो बच्चे मुझसे बोलते हैं मैम ये तो काफी सिंपल है, यहाँ पर जो डेट होगी वो मान लीजिए उसकी डेट होगी। नहीं, कभी कभी क्या करता है सप्लायर, इस डेट के अंदर क्या करने की कोशिश करता है? मैनिपुलेशन करने की कोशिश करता है। जब ये डेट मैनिपुलेट हो जाती है, इस डेट को हम क्या करना चाहते हैं? फाइंड आउट करना चाहते हैं कि एग्जैक्टली किस डेट पर सप्लाई हुई है। एग्जैक्टली किस डेट पर सप्लाई हुई है हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं? यहाँ पे मैनिपुलेशन को अवॉइड कर रहे हैं और एग्जैक्ट डेट को निकाल रहे हैं, एग्जैक्ट किस डेट पर सप्लाई हुई है। तो इसलिए हम पढ़ रहे हैं टाइम ऑफ सप्लाई। टाइम ऑफ सप्लाई इज द डेट और टाइम। क्या करता है टाइम ऑफ सप्लाई? फिक्स द डेट और टाइम ऑन विच लाइबिलिटी ऑफ सप्लाई इज अराइज। इस दिन सप्लायर की क्या अराइज हो जाती है? लाइबिलिटी अराइज हो जाती है। मैं फिर से बोल रही हूँ, क्या अराइज होती है? लाइबिलिटी अराइज होती है। उस डेट पर पेमेंट नहीं करना है हमको, सप्लायर को क्या नहीं करना है? उस डेट पर ओनली और ओनली लाइबिलिटी ऑफ सप्लायर और रिसिपिएंट। अगर नॉर्मल चार्ज होगा देन सप्लायर और रिसिपिएंट भी हो सकता है इन केस ऑफ रिवर्स चार्ज इस अराइज। इस दिन क्या अराइज हो जाता है? टैक्सेबल इवेंट अराइज हो जाता है। इस दिन सप्लायर की लायबिलिटी अराइज हो जाती है। इस दिन लायबिलिटी सप्लायर क्या होता है? जीएसटी पे करने के लिए लायबल होता है। क्या होता है? लायबल। नॉट द पेमेंट, ओनली और ओनली लायबल। जब हमें लायबिलिटी पता चल जाएगी तो पे तो वो कर ही देगा। हम यहाँ पे एग्जैक्टली निकाल रहे हैं उस टाइम को जिस दिन सप्लायर लायबल है टैक्स को पे करने के लिए। जिस दिन कौन लायबल है? रिसिपिएंट लायबल है टैक्स को पे करने के लिए। ये हो गया टाइम ऑफ सप्लाई का ऑब्जेक्ट कंप्लीट यहाँ पर। इसलिए हम क्या पढ़ रहे हैं? टाइम ऑफ सप्लाई पढ़ रहे हैं। अब देखते हैं टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ गुड्स और टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ सर्विस। कहने को तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट को पूरा साथ में बोला जाता है, लेकिन शेड्यूल सेकंड
ऑफ सीजीएसटी एक्ट ने क्या किया था, स्टार्टिंग में ही बाइफर्केशन कर दिया था गुड्स का और सर्विस का। देन गुड्स के प्रोविजंस अलग दे रखे हैं, सर्विस के प्रोविजंस अलग दे रखे हैं। उसी तरीके से टाइम ऑफ सप्लाई में भी है, गुड्स के प्रोविजंस अलग है एंड सर्विस के प्रोविजन अलग है। देन देखते हैं टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ गुड्स, इन केस ऑफ सर्विस। इन केस ऑफ जब गुड्स हम पढ़ेंगे तो वो दे रखे हैं सेक्शन 12 में, सेक्शन 12 ऑफ सीजीएसटी एक्ट। एंड सेक्शन सर्विस के केस में क्या है, सेक्शन 13 ऑफ सीजीएसटी एक्ट। ओके, गुड्स इन सेक्शन 12 में दे रखा है गुड्स के प्रोविजन, और सर्विस के प्रोविजन दे रखे हैं सेक्शन 13 ऑफ सीजीएसटी एक्ट। ओके, तो यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले गुड्स इन केस, टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ गुड्स। किसके केस में, टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ गुड्स में। ओके, तो ये प्रोविजन तो वेरी सिंपल, वेरी इजली हम टाइम ऑफ सप्लाई इसकी डिटरमाइन कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं लेके चलती हूँ मिस्टर ए और मिस्टर बी को क्या ट्रांसफर कर रहे हैं, मानते हैं मोबाइल फोन ट्रांसफर कर रहे हैं। मिस्टर ए यहाँ कौन है, सप्लायर है, और मिस्टर बी यहाँ कौन है, रिसिपिएंट है। मिस्टर ए सप्लायर, देन मिस्टर बी रिसिपिएंट। मिस्टर ए सप्लाई क्या ट्रांसफर कर रहे हैं, मिस्टर बी को मोबाइल ट्रांसफर कर रहे हैं। मान लीजिए इन्होंने जो मोबाइल ट्रांसफर किया है वो ट्रांसफर किया है 5 अगस्त को। इसकी डेट जो दे रखी है 5 अगस्त 2020। ओके, लेकिन यहाँ पर जो पेमेंट इनको रिसीव्ड होता है, वो जो रिसीव्ड हो रहा है पेमेंट, वो हो रहा है 8 अगस्त 2020। तो प्रोविजंस क्या कहते हैं, प्रोविजंस ये कहते हैं टाइम ऑफ सप्लाई के। एक काम करिए, आप एज ए लीगल क्या ले लीजिए, सीए, सीएस, सीएमए, आप उससे क्या ले लीजिए सप्लायर से, उससे या तो उसका इनवॉइस ले लीजिए, इनवॉइस, और उस इनवॉइस पर जो भी डेट लिखी है, उस इनवॉइस पर क्या लिखी है, जो भी डेट लिखी है वो देख लीजिए, और जिस दिन रिसिपिएंट ने पेमेंट किया सप्लायर को वो डेट देख लीजिए। इसमें से जो डेट पहले आएगी वो माना जाएगा टाइम ऑफ सप्लाई। प्रोविजंस क्या कहते हैं, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ इन केस ऑफ गुड्स, डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ पेमेंट। विच एवर इज अर्लियर, इसमें जो पहले आएगा वो माना जाएगा टाइम ऑफ सप्लाई। मैं क्या कह रही हूँ, टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ गुड्स पढ़ा रही हूँ, बहुत इजी है। इसमें क्या है, इनवॉइस की डेट चेक कर लीजिए और पेमेंट की डेट चेक कर लीजिए। किसकी, इनवॉइस एंड पेमेंट। तो यहाँ पर जो मोबाइल सेल किया था मिस्टर ए ने मिस्टर बी को, तो 5 अगस्त को इनवॉइस बनाया होगा, क्योंकि इस दिन इन्होंने ट्रांसफर किया था। तो ये डेट हो गई इनवॉइस की डेट, ये डेट कौन सी हो गई, इनवॉइस की डेट। लेकिन जो पेमेंट दिया मिस्टर बी ने वो दिया 8 अगस्त को, 8 अगस्त। तो इसमें से जो पहले आएगा वो माना जाएगा टाइम ऑफ सप्लाई। तो यहाँ पर जो माना जाएगा टीओएस, वो क्या माना जाएगा, 5 अगस्त 2020। ओके, तो ये माना जाएगा टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ। देन टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ गुड्स, क्या प्रोविजन है, डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ पेमेंट। डेट ऑफ पेमेंट विच एवरेज अर्लियर। अब मैं आगे से डेट ऑफ इनवॉइस कंप्लीट ना लेके डीओआई का यूज करूंगी, एक्रोनियम्स, और डीओपी एक्रोनियम्स का यूज करूंगी डेट ऑफ पेमेंट के को रिप्लेस करके। ओके, देन अब आते हैं बात डेट ऑफ पेमेंट। डेट ऑफ पेमेंट दो तरीके से हो सकती है। डेट ऑफ पेमेंट की जब हम बात करेंगे तो डेट ऑफ पेमेंट दो तरीके से हो सकती है। या तो रिसिपिएंट पेमेंट कर सकता है बाय वे ऑफ चेक या बाय वे ऑफ कैश। जब वो पेमेंट करता है बाय वे ऑफ चेक, जब वो पेमेंट किसके थ्रू करता है, चेक के थ्रू करता है, देन दो तरीके की डेट्स आ जाती हैं यहाँ पर चेक में। या तो जिस डेट पर पेमेंट कहाँ लिखा उसने रिसिपिएंट को, रिसिपिएंट ने पेमेंट किसको किया, सप्लायर को। तो जो डेट पर सप्लायर ने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या किया, पेमेंट को क्रेडिट किया, वो डेट। देन जिस डेट पर बैंक में पेमेंट क्या हुई, क्रेडिट हुई, वो डेट। इन दोनों डेट्स में जो अर्लियर होगा वो माना जाएगा डेट ऑफ पेमेंट। तो एक बार देख लेते हैं इसको भी, डेट ऑफ पेमेंट। डेट
ऑफ पेमेंट में हमें दो चीजों का पहले लेना है, दो चीजों में से, दो डेट्स में से पहले लेना है। डेट ऑन विच पेमेंट इज entered into books of accounts or date on which payment is credited into बैंक अकाउंट। तो कौन सी डेट चेक करनी है हमें? यहाँ पर हम क्या निकाल रहे हैं? डेट ऑफ पेमेंट निकाल रहे हैं। जब डेट ऑफ पेमेंट हम निकालेंगे तो इसमें दो डेट्स को हमें चेक करना है। पहली जो डेट हमारी होगी वो डेट होगी कि किस डेट पर पेमेंट जो सप्लायर है उसने बुक्स ऑफ अकाउंट में एंटर किया है। क्या किया है? एंटर। वर्ड इज इंपॉर्टेंट, इज एंटर्ड। ओके, नेक्स्ट है डेट। कौन सी डेट? जिस दिन पेमेंट जो है सप्लायर के बैंक अकाउंट्स में क्या हुआ है? क्रेडिट हुआ है, उस डेट को देखना है क्वेश्चंस में। ओके, क्रेडिट, वर्ड क्रेडिट, क्रेडिट एंड एंटर, दो वर्ड्स को हमको देखना है वहां पर। इन दोनों डेट्स में से जो डेट अर्लियर होगी वो मानी जाएगी डेट ऑफ पेमेंट। तो यहाँ पर हमने डेट ऑफ पेमेंट तो निकालना सीख ही लिया, अब बच्चा डेट ऑफ इनवॉइस, हमको ये देखना है। ओके, तो डेट ऑफ पेमेंट बच्चों आपको समझ आ ही गया होगा, आई होप सो। देन एक बार एग्जांपल से देख लेते हैं। जैसे मिस्टर ए ने मिस्टर बी को क्या ट्रांसफर किया है, क्या सप्लाई की मिस्टर बी को? लेट्स से एक अलमीरा ट्रांसफर की, अलमीरा की क्या की है? सप्लाई की है। लेकिन मिस्टर बी जो है उन्होंने जो पेमेंट किया मिस्टर ए को बाय वे ऑफ चेक किया, बाय वे ऑफ चेक। जब मिस्टर बी ने इनको रुपीज लेट कर लेते हैं 3,50,000 का पेमेंट किया, किसका पेमेंट किया? 3,50,000 का बाय वे ऑफ चेक। लेकिन जो पेमेंट किया लेट करते हैं 2 फरवरी 2020 को किया। जैसे ही मिस्टर ए जो सप्लायर हैं उन्होंने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या कर ली? एंट्री कर ली। अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री कर ली किस दिन की? 2 फरवरी को, बुक्स ऑफ अकाउंट्स। लेकिन ये जो चेक था बैंक के अंदर जो क्रेडिट हुआ, लेट करते हैं 6 अगस्त को हुआ, 6 अगस्त 2020। ओके, इन जो डेटों में से, इन दोनों डेट ऑफ पेमेंट ऑन विच पेमेंट इज क्रेडिट इनटू बैंक अकाउंट एंड बुक्स ऑफ अकाउंट, इन दोनों में जो अर्लियर होगा वो मानी जाएगी क्या? डेट ऑफ पेमेंट। डेट 2 फरवरी 2020 क्या मानी जाएगी यहाँ पर? डेट ऑफ पेमेंट। समझ आ गया होगा आपको डेट ऑफ पेमेंट। अब चलते हैं डेट ऑफ इनवॉइस की तरफ। ओके, देखते हैं डेट ऑफ इनवॉइस। अब बात किसकी करेंगे? डेट ऑफ इनवॉइस की बात करेंगे। डेट ऑफ इनवॉइस क्या होगी? लेकिन इससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं जो मैं बताना भूल गई। ये टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ गुड्स हम नॉर्मल चार्जेस में देख रहे हैं। अब ये नॉर्मल चार्जेस क्या होता है? जिसमें लाइबिलिटी पे होती है, सप्लायर की लाइबिलिटी होती है टैक्स पे करने की। ओके, ये टाइम ऑफ सप्लाई किस केस में देख रहे हैं हम? नॉर्मल चार्जेस के केस में देख रहे हैं। ओके, अब रिवर्स चार्ज वाला मैं आपको नेक्स्ट बताऊंगी, लेकिन ये अभी हम टाइम ऑफ सप्लाई, डेट ऑफ इनवॉइस, डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर इन केस ऑफ नॉर्मल चार्ज हम देख रहे हैं। ओके, और इसका जो सेक्शन है वो है 12 सब सेक्शन 2। लेकिन सेक्शन 12 सब सेक्शन 3 जो बात करेगा वो रिवर्स चार्ज की बात करेगा, टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ रिवर्स चार्ज की। ओके, चलते हैं हम अपने इनवॉइस की तरफ। इनवॉइस क्या होगा? तो इनवॉइस में हम देखते हैं DOI, दैट मीन्स डेट ऑफ इनवॉइस। अब डेट ऑफ इनवॉइस हम कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। डेट ऑफ इनवॉइस के लिए हमें दो काम करना पड़ेगा। सबसे पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि वो गुड्स में रिमूवल है या नहीं है। अगर उस गुड्स में रिमूवल है तो डेट ऑफ इनवॉइस उस अकॉर्डिंग निकलेगा, अगर रिमूवल नहीं है तो वो दूसरे प्रोविजंस के अकॉर्डिंग निकलेगा। मैं कहती हूँ जो गुड्स है उसके अंदर रिमूवल है,
मीन्स रिमूवल का मतलब वो मूवेबल प्रॉपर्टी है। गुड्स क्या है, वो मूवेबल प्रॉपर्टी है, देन वो ट्रांसफर हो सकता है वन प्लेस टू अनदर प्लेस। देन अदर में बोलती हूँ एनी अदर केसेस के बारे में, अदर देन रिमूवल, एनी अदर केसेस लिख सकते हैं इसको, जहां पर रिमूवल इन्वॉल्व नहीं है और जहां रिमूवल है। ओके, जब रिमूवल होगा गुड्स में क्या होगा, रिमूवल होगा, ईदर टू रिमूवल बाय द रिसिपिएंट और ईदर टू और रिमूवल बाय सप्लायर। या तो रिमूवल किसने किया है, रिसिपिएंट ने किया है, या रिमूवल सप्लायर ने किया है। ठीक है, अब यही बात लिख लेते हैं यहाँ पे, डिस्पैच बाय सप्लायर। यहाँ पे जो डिस्पैच किया है वो किसने किया है, सप्लायर ने किया है। और कलेक्शन बाय रिसिपिएंट आए, उनकी फैक्ट्री पर या उनकी प्रेमाइसेस पर उन्होंने वहां आकर कलेक्ट किया, कलेक्शन बाय रिसिपिएंट। यहाँ पे डिस्पैच का मतलब देखते हैं। डिस्पैच का मतलब ये है कि यहाँ पे जो डिलीवरी दी है वो डिलीवरी दी है सप्लायर ने। किसने दी है, सप्लायर ने दी है डिलीवरी। ओके, और यहाँ पे जो डिलीवरी दी है वो कलेक्शन करने आए हैं, अपने आप आए हैं रिसिपिएंट, उनकी फैक्ट्री में, उनके प्लेस ऑफ बिजनेस पर उन्होंने वहां आकर कलेक्शन किया, तो वो माना जाएगा रिमूवल। रिमूवल में क्या करेंगे, रिमूवल का मीन्स ये है ईदर टू डिस्पैच बाय द सप्लायर और द कलेक्शन बाय द रिसिपिएंट। ओके, या तो सप्लायर ने उसको डिस्पैच किया है या रिसिपिएंट खुद आकर वहां पर आकर क्या किया है, कलेक्ट किया है, उसे बोलते हैं हम रिमूवल ऑफ गुड्स। ओके, जब रिमूवल हो गया तो यहाँ पर जो डेट मानी जाएगी वो मानी जाएगी रिमूवल। लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस जो होती है वो होती है रिमूवल। इनवॉइस की डेट निकालने के लिए हमें एक तो इनवॉइस की डेट देखनी होगी जो इसमें मेंशन की गई है। सेकंड जो डेट हमें देखनी पड़ेगी वो देखनी पड़ेगी लास्ट डेट, वो होती है रिमूवल की डेट। ओके, तो हमें जब इनवॉइस निकालनी है, प्रोविजंस देख लेते हैं। प्रोविजंस क्या कहते हैं, प्रोविजंस कहते हैं एक्चुअल डेट जो स्पेसिफाइड की गई है, मेंशन की गई है इनवॉइस में, और एक्चुअल डेट और लास्ट डेट। अब बच्चे पूछते हैं मैम ये लास्ट डेट क्या है। लास्ट डेट तो हमने अभी सीखा, रिमूवल की डेट, ईदर टू डिस्पैच बाय द सप्लायर और कलेक्शन बाय द रिसिपिएंट, इनमें से कोई भी एक हो सकता है। ऐसा केस में भी वो होती है लास्ट डेट, विच एवर इज अर्लियर। इसमें जो पहले आएगा वो मानी जाएगी हमारी डेट ऑफ इनवॉइस। किस केस में होगी, रिमूवल, व्हेन गुड्स इन्वॉल्व मूवमेंट। जब गुड्स में क्या होता है, मूवमेंट होता है, रिमूवल होता है, तब हम निकालेंगे एक्चुअल डेट जो इनवॉइस में स्पेसिफाई की गई है, और लास्ट डेट इज द डेट ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स। किस दिन उस गुड्स का क्या हुआ, रिमूवल हुआ, रिमूवल ऑफ गुड्स। ओके, चलिए इसका एक एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। इसमें एग्जाम्पल क्या हो सकता है वो भी देख लेते हैं, ये समझ आ गया होगा। फॉर एग्जाम्पल लेकर चलते हैं यहाँ पर। जैसे मिस्टर बी, इनका बिजनेस है चेयर का, इसका बिजनेस है चेयर का बिजनेस है। इनको क्या ट्रांसफर करना है, एक फैक्ट्री ऑफिस में क्या ट्रांसफर करना है, 100 चेयर का सप्लाई करना है। मैं बोलती हूँ 100 चेयर का क्या करना है, सप्लाई करना है। मिस्टर बी ने मिस्टर फैक्ट्री ओनर को फोन किया कि आपकी चेयर तैयार है, अब मैं इसकी क्या कर रहा हूँ, डिलीवरी कर रहा हूँ। तो मिस्टर बी ने इसकी डिलीवरी कर दी फैक्ट्री ऑफिस पर, कितनी चेयर की, 100 चेयर की कर दी। डेट ले लेते हैं इसकी 1 जनवरी 2020। ओके, डिलीवरी की और इनवॉइस इश्यू कर दिया इसी डेट पर। इनवॉइस भी क्या कर दिया, इनवॉइस कर दिया इसी डेट पर, इनवॉइस इश्यू कर दिया। लेकिन किसी कारणवश डिलीवरी नहीं हो पाई, लेकिन इनवॉइस इश्यू हो गया। कोई भी हो सकता है, उसका कोई भी कारण हो सकता है, डिलीवरी नहीं हो पाई, लेकिन इनवॉइस जनरेट हो गया था 1 जनवरी 2020। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, मिस्टर बी ने जो डिलीवरी की इस चेयर्स की फैक्ट्री ओनर को, वो की है 8 जनवरी 2020।
तो हम अब इसमें डेट ऑफ इनवॉइस क्या माने, डेट ऑफ इनवॉइस 1 जनवरी 2020 लें या 8 जनवरी 2020 लें। तो यहाँ पर जो एक्चुअल डेट है इनवॉइस की वो है 1 जनवरी 2020, लेकिन एज पर द रिमूवल कब हुआ है गुड्स का रिमूवल हुआ है 8 जनवरी 2020। एक्चुअल डेट और लास्ट डेट इज डेट ऑफ रिमूवल विच एवर इज अर्लियर विच इज 1 जनवरी 2020। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर डेट ऑफ इनवॉइस जो आएगी वो आ जाएगी 1 जनवरी 2020। ओके, लेट्स से यहाँ पर ऐसा होता, मैं कहती हूँ यहाँ पर इनवॉइस जनरेट हुआ था 8 जनवरी को और रिमूवल की डेट होती 1। ओके, ऐसा हुआ कि रिमूवल पहले हो गया लेकिन मिस्टर बी ने अब तक इनवॉइस जनरेट नहीं किया उस गुड्स का, तो उस केस में क्या होता, तो विच एवर इज अर्लियर जब मैं करती तो वो मानी जाती लास्ट डेट, दैट मीन्स 1 जनवरी, दैट मीन्स 1 जनवरी। तो यहाँ पर विच एवर अर्लियर करते ही क्या आ जाता है, रिमूवल की डेट आ जाती। ओके, तो प्रोविजंस ये समझ में आ गए होंगे बाय वे ऑफ एग्जांपल। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एनी अदर केस में डेट ऑफ इनवॉइस क्या होगी। डेट ऑफ इनवॉइस पहली डेट तो क्या होती है, स्पेसिफाइड इन द इनवॉइस, जो डेट इनवॉइस में लिखी हुई है वो ले लेंगे। देन एनी अदर केस में यहाँ पर तो हमने पढ़ा था रिमूवल की डेट, एक डेट एक्चुअली मेंशन इन द इनवॉइस और डेट ऑफ रिमूवल विच एवर इज अर्लियर। वो हो गया व्हेन गुड्स कंसिस्ट ऑफ मूवमेंट, व्हेन गुड्स में क्या हो, जब मूवमेंट हो। अब मैं कहती हूँ गुड्स में मूवमेंट नहीं है, गुड्स में क्या नहीं है, मूवमेंट नहीं है, तो यहाँ पर जो डेट्स मानी जाएगी गुड्स एक्चुअली अवेलेबल, गुड्स एक्चुअली अवेलेबल टू द रिसिपिएंट। जिस दिन गुड्स एक्चुअल में अवेलेबल हो जाएगा रिसिपिएंट को, उस दिन की डेट क्या मानेंगे हम, डेट ऑफ इनवॉइस मानेंगे। उस दिन की डेट को हम क्या मानेंगे, डेट ऑफ इनवॉइस मानेंगे। जिस दिन एक्चुअली में गुड्स क्या हो गया है, अवेलेबल हो गया है, तो हम उस दिन की डेट को क्या मानेंगे, डेट ऑफ इनवॉइस मानेंगे। लेट्स से एग्जांपल लेते हैं, मिस्टर ए ने मिस्टर बी को अपनी फैक्ट्री दी है फॉर अ लीज। फैक्ट्री के साथ साथ उन्होंने उसको क्या दिया है, मशीनरी भी ट्रांसफर की है। जिस दिन मिस्टर ए को क्या होगा, मिस्टर बी जो रिसिपिएंट है उनको ये मशीनरी अवेलेबल हो जाएगी फॉर द पर्पस ऑफ यूज, तो ये मानी जाएगी डेट ऑफ इनवॉइस। ओके, और एक्चुअली में डेट जो मेंशन है इनवॉइस में, इन दोनों डेट में जो पहले आएगा वो माना जाएगा डेट ऑफ इनवॉइस। लेट्स से एग्जांपल लेकर चलते हैं, मिस्टर ए और मिस्टर बी के बीच में एक डील हुई जिसमें मिस्टर बी ने ये बोला मिस्टर बी को, आप मेरे को एक मशीनरी ट्रांसफर कर दीजिए। मिस्टर ए ने बोला डन, मैं आपको मशीनरी ट्रांसफर कर दूंगा। यहाँ पर मिस्टर ए कौन है, सप्लायर है, और मिस्टर बी कौन है, रिसिपिएंट है। मिस्टर ए कौन है, सप्लायर है, मिस्टर बी रिसिपिएंट है। लेकिन मिस्टर बी ने मिस्टर ए को ये बोला, आप एक काम करिए, मेरे को ये मशीन मेरी फैक्ट्री में आकर क्या करिए, असेंबल करके दीजिए, इसके पार्ट्स और कंपोनेंट आप लेकर आइए और मेरी फैक्ट्री में आकर इसको असेंबल कीजिए। जब मिस्टर बी ने इसको डील को क्या कर दिया, डन कर दिया, मिस्टर ए ने क्या कर दिया, जो सप्लायर है उन्होंने इस डील को डन कर दिया और बोला ओके जी, मैं आपकी फैक्ट्री पर आऊंगा और इस मशीन को असेंबल करके जाऊंगा। ये जो मशीन जो ट्रांसफर हुई, इसकी भी डेट ले लेते हैं, सप्लाई की। सप्लाई का मतलब असेंबल की, मानते हैं 5 जनवरी 2020 को। और इनवॉइस जो जनरेट हुआ है इसका मानते हैं 8 जनवरी को। इनवॉइस की बात करेंगे तो 8 जनवरी को। तो फिर से वही प्रोविजन को एप्लीकेबल करेंगे, एक्चुअल डेट विच इज मेंशन इन द इनवॉइस और द गुड्स एक्चुअली मेड अवेलेबल टू द रेसिपिएंट विच एवर इज अर्लियर। ओके, तो ये सप्लायर ने जब असेंबल की मशीन दी वो कब की, 5 जनवरी 2020 को, 5 जनवरी 2020 को। लेकिन जो इनवॉइस जनरेट हुआ है
इसके अपोजिट वो जनरेट हुआ है 8 जनवरी 2020 को। गुड्स कब अवेलेबल हुआ है रिसिपिएंट को, एक्चुअली में 5 जनवरी को हो गया है अवेलेबल, लेकिन जो इनवॉइस जो जनरेट किया है वो 8 जनवरी को किया है। तो इन दोनों में जो अर्लियर होगा वो माना जाएगा डेट ऑफ इनवॉइस। कब माना जाएगा? व्हेन गुड्स डज नॉट कंसिस्ट ऑफ मूवमेंट, जब गुड्स में क्या नहीं है, मूवमेंट में नहीं है, या कोई और दूसरा केस भी हो सकता है, उस केसेस में व्हेन गुड्स एक्चुअली मेड अवेलेबल टू द रेसिपिएंट, जिस दिन गुड्स अवेलेबल हो जाएगा रेसिपिएंट को वो मानी जाएगी डेट ऑफ इनवॉइस। ओके, इसमें क्या आया, एक बार क्रक्स में देख लेते हैं इसका। क्रक्स में ये निकल के आया एक्चुअल डेट और लास्ट डेट, और लास्ट डेट, डेट ऑफ इनवॉइस की हम बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? डेट ऑफ इनवॉइस की। ओके, एक्चुअल डेट लिख लें या लास्ट डेट। अब लास्ट डेट क्या क्या हो सकती है? जब गुड्स इनवॉइस जो इश्यू होना चाहिए मस्ट बी इश्यू on or before the date of removal। इनवॉइस जो होना चाहिए वो इश्यू हो जाना चाहिए रिमूवल और रिमूवल से पहले। इनवॉइस कब तक इश्यू हो जाना चाहिए? ऑन और बिफोर द डेट ऑफ रिमूवल, रिमूवल की डेट से पहले या रिमूवल की डेट पर, इस डेट तक हमारा इनवॉइस क्या हो जाना चाहिए? जनरेट हो जाना चाहिए, इश्यू हो जाना चाहिए। ओके, और एक्चुअल डेट जो भी लिखा है इनवॉइस में वो माना जाएगा डेट ऑफ इनवॉइस, विच एवर इज अर्लियर वो माना जाएगा डेट ऑफ इनवॉइस। देन सेकेंड थिंग क्या थी? लास्ट डेट में जब गुड्स में मूवमेंट नहीं था या एनी अदर केस में क्या था? व्हेन गुड्स एक्चुअली मेड अवेलेबल टू द रिसिपिएंट, व्हेन गुड्स एक्चुअली मेड अवेलेबल टू द रिसिपिएंट। इसके अलावा कोई भी केसेस नहीं था। इन केस ऑफ नॉर्मल चार्ज की बात कर रही हूं मैं। जब टाइम ऑफ सप्लाई हम कब निकाल रहे हैं? इन केस ऑफ नॉर्मल चार्ज। ओके, तो इसमें हम क्या पढ़ रहे थे? डेट ऑफ इनवॉइस पढ़ रहे थे, जो दे रखा है सेक्शन 31 सबसेक्शन 1 में। क्या दे रखा है? सेक्शन 31 सबसेक्शन 1 में दे रखा है डेट ऑफ इनवॉइस। कैसे निकालेंगे हम? ओके, लेकिन टाइम ऑफ सप्लाई की प्रोविजन सेक्शन 12 सबसेक्शन 2 इन केस ऑफ गुड्स और नॉर्मल चार्जेस के केस में। ओके, तो हमने पढ़ लिया क्रक्स। क्रक्स में एक्चुअल डेट डिटरमाइन कर लेंगे, इनवॉइस में दे रखी है वो नॉर्मली हम सिंप्लीफाइड मैनर में डिटरमाइन कर सकते हैं, लेकिन जो लास्ट डेट है वो हमें निकालनी है। उसमें दो चीजें देखनी है। सबसे पहले चेक करना है गुड्स में रिमूवल है या नहीं है। अगर रिमूवल है तो उसमें देखेंगे डेट ऑन द बिफोर द डेट ऑफ रिमूवल, और उसमें रिमूवल नहीं है तो गुड्स एक्चुअली में जब अवेलेबल हो जाता है रिसिपिएंट को। ओके, चलिए वीडियो में हमने तो फिर क्या कंप्लीट कर लिया है? टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ नॉर्मल चार्ज हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, डेट मीन्स पार्ट 2 में देखेंगे टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ गुड्स बट ऑन सेल ऑन अप्रूवल बेसिस, और सप्लाई ऑफ वाउचर, और टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स। ये सारे हम टॉपिक अपनी नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो थैंक यू सो मच, एंड subscribe my channel and like my video and share my video.